शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले के कुछ गांव में सोने की खदानें हैं? क्या वहां नीचे सोना मिल सकता है? क्या जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 3.5 लाख टन सोना हो सकता है? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज बात करूंगा, लेकिन मैं बात ये भी करूंगा कि एक मध्य प्रदेश में जो खनिज नीति है उसमें ऐसा क्या कारण है कि आज जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। आज मैंने अपने स्टूडियो में कटनी के रहने वाले एक ऐसे युवा को बुलाया है जिसने बचपन से खदान के बारे में, खनिज के बारे में जानकारियां ली हैं और उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं। इनका नाम है आशुतोष मनु दीक्षित और मैं आज इनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कटनी और जबलपुर के आसपास सोने मिलने की बातें हैं कि बहुत बड़ा सोने का भंडार है, सोना मिल सकता है, सोना किस फॉर्म में मिलता है, इन तमाम सारी चीज़ों को मैं समझूंगा। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये जो खबरें आई थी, मैंने पढ़ा 6 अगस्त को कि मध्य प्रदेश में सिहोरा और कटनी के कुछ गांव हैं, उनके नीचे खदानें हैं सोने की और काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग 3.5 लाख टन सोना है। क्या क्या लग रहा है आपको? क्या ये सत्य है? बाद में किसका खंडन भी आया था, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए सर, ये जो गोल्ड माइनिंग होती है ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स माइनिंग में एक है। जो 1 टन मटेरियल निकलता है उससे अधिकतम गोल्ड, जो रॉ मटेरियल होता है, मिट्टी होती है, उससे अधिकतम जो गोल्ड की रिकवरी होती है वो 2 ग्राम 3 ग्राम से लेकर के 7-8 ग्राम मैक्सिमम होती है। तो ये जो 3.5 लाख टन सोने का क्लेम वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसको लेकर के सारे लोगों ने उसको बिना पुष्टि किए शेयर करना शुरू कर दिया, तो वो 3.5 लाख टन मेरी समझ से गोल्ड ओर का रिजर्व है। 3.5 लाख टन गोल्ड ओर का रिजर्व का मतलब है कि 1 टन में 2 ग्राम होगा, 1.5 ग्राम होगा या 3 ग्राम होगा। तो वो 60 टोटल 3.5 लाख टन में 60 किलो या 70 किलो या 80 किलो गोल्ड निकलेगा, जिसकी कीमत 60, 70, 80 करोड़ रुपए हो सकती है। तो ये दावा जो है किसी सज्जन ने बिना समझे कि 3.5 लाख टन ओर में और 3.5 लाख टन गोल्ड में क्या फ़र्क होता है, उसको बिना समझे वायरल कर दिया। और आप सोशल मीडिया में जानते हैं कि सच से ज़्यादा भ्रामक खबरें फैलती हैं, तो वो फैल गई। पर मध्य प्रदेश में सोना है और इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और डेडिकेटेड सिस्टम को, नए प्रोसीजर्स का प्रयोग करके या कुछ नए साइंटिफिक तरीके से उसको प्रयोग करके आगे उसमें खनन किया जा सकता है। दीक्षित जी, आप केवल इतना बताइए कि अब इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और मतलब पहले जिस तरह से बड़ा मुश्किल से तमाम खुदाई होती थी, उसके बाद पता चलता था, लेकिन अब तो मशीनों से पता चल जाता है कि कहाँ क्या स्थिति है। अभी जो कुछ ये अफवाहें उड़ी, ये जो खबर बनी, बाद में खंडन भी किया, कुछ विशेषज्ञों ने खंडन किया, ये खबर उड़ाने के पीछे क्या किसी की कोई ऐसी भावना हो सकती है? कोई जानबूझ के किया इसी ने, या ये केवल भूलवश हुआ है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए किसी ने ये खबर पढ़ी होगी कि 3.5 लाख टन गोल्ड ओर पाया गया। अब गोल्ड ओर और गोल्ड में क्या फ़र्क होता है, इसको बिना समझे उनने ये आगे फॉरवर्ड कर दिया कि 3.5 लाख टन गोल्ड पाया गया। जैसे कि कोई भी हमारे यहाँ जैसे चावल होता है, गेहूँ होता है, तो जब धान आती है तो अगर आप धान को तोलेंगे तो 67% तक निकल जाता है और फिर उसमें थोड़ा % गेहूँ बचता है या चावल बचता है। तो ये वैसी खबर थी, ये अनभिज्ञता में हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई मंशा होना चाहिए, मंशा का कोई कारण है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे भारत में सोने के खनन का क्या भविष्य है? क्या भारत में सोना है तो किन राज्यों में ज़्यादा है? और भारत में, जैसे मैं अभी पिछले दिनों 2012 में साउथ अफ्रीका गया था, तो वहाँ लगातार सोने की खदानों की बात होती थी, लोगों पे बड़ा भारी पैसा था, लेकिन मैं जिनके घर रुका था वो भी खुद उनकी कई खदानें थी सोने की, लेकिन उनका कह रहा था कि हम दे नहीं सकते 1 ग्राम भी, क्योंकि पूरा जितना निकलता है वो गवर्नमेंट लेती है और फिर बाद में सरकार उनका पेमेंट करती है। इसका क्या प्रोसीजर क्या है, एक ये भी समझना चाहता हूँ मैं। और भारत में अन्य देशों की तुलना में सोने के खनन का क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए सर, ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें नीगर है, बुर्किना फासो है या और भी कंट्रीज़ हैं, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो गोल्ड की माइंस हैं ये 500-500, 1-1000 स्क्वायर किलोमीटर की खदानें होती हैं। यहाँ पर्यावरण नियम जो हैं वो भारत के जैसे नहीं हैं। प्लस यहाँ पे जो गोल्ड की रिकवरी का रेट है वो कहीं पर टन में 5 ग्राम है, कहीं 6 ग्राम है, कहीं 8 ग्राम है।
और भारत में अभी तक जो गोल्ड की ट्रेसेस पाए गए हैं या जिन एरियाज़ में गोल्ड मिला है, तो वो 0.5 ग्राम से लेके अधिकतम 2-2.5 ग्राम तक है। तो बहुत कम है। हाँ, तो वो रिकवरी रेट इतना कम है कि वो इतना तो खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं, पर्यावरण के जो नियम हैं, और इसके अलावा इसमें सारी चीज़ों के क्लियरेंस लेने के बाद आप जो मशीन मंगाएंगे बाहर से स्क्रीनिंग कराने के लिए, उसके कई प्रकार के सिक्योरिटी चेक होते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत ही विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब मान लीजिए अगर किसी ने 100, 150, 200 स्क्वायर किलोमीटर की खदान ले भी ली, तो उसमें फॉरेस्ट का एरिया, जमाने के समस्याओं से, तो वो अभी की स्टेज में ये मैं मानता हूँ कि चूँकि अभी हालांकि गोल्ड बहुत महंगा खनिज है, 1 लाख रुपए का, अब तो 1 से ऊपर हाँ 1 लाख रुपए से ऊपर का है, पर फिर भी अभी वो फिजिबिलिटी और वायबिलिटी में नहीं देखता कि नियर फ्यूचर में अपन गोल्ड की माइनिंग भारत में बहुत सक्सेसफुल कर सकें। चलिए दीक्षित जी, मैं सोने से आपको खनिज की ओर लेके आता हूँ जी। आपकी एक्सपर्टाइज रही है इसमें, खनिज के मामले में। एक्सपर्टाइज तो नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। आपके बारे में जो लोग आपको जानते हैं वो सब समझते हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में हाँ, इतना खनिज होने के बाद, इतना संसाधन होने के बाद, हमें जो मिलना चाहिए, जो हमारी अर्निंग होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने को जितना खनिज से भरना चाहिए वो भर क्यों नहीं पाता है सर? ये क्या ऊपर ही ऊपर लुट जाता है, क्या है, क्या सच्चाई? मतलब आज आप मेरे चैनल पर खोल के बोल दीजिए। मैं आपको ये थोड़ा सा मैं समय लूँगा इसको बोलने में। जी जी जी। देखिए, मध्य प्रदेश का 35% जो भाग है वो वन है, बाकी 15% में आबादी है, ठीक है, डैम है, रेलवे के स्ट्रक्चर हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो 50% का हमारा भूभाग चला गया। अब ये जो 50% का भूभाग बचता है, इसमें मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतनी प्रचुर मात्रा में खनिज है कि मध्य प्रदेश 7 से 10 सालों के अंदर कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात की जीडीपी के बराबर की जीडीपी जनरेट कर सकता है। ये बात मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ। और सोना एक खनिज है, लेकिन बाकी के खनिज भी सोने से कम नहीं है। ये फ़र्क है, क्योंकि देखिए सोना निकलता है टन में 2 ग्राम, बाकी खनिज निकलते हैं टन में 70-80%, 90%, 95%, तो कहीं कहीं तो 99% भी निकल जाते हैं। बॉक्साइट वगैरह हैं, ये 50%, 60% निकलते हैं। तो सिर्फ सोना ही हमको आगे ले जा सकता है ऐसा नहीं है, बाकी सारे खनिज भी सोने के बराबर हैं। और खनिज, आज जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम में आप नज़र घुमाएंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, खनिज से आई हुई या खनिज से हैं या एग्रीकल्चर से आई हुई हैं। बिल्कुल। खनिज की प्रोसेसिंग करके आई हुई है। आपके कंप्यूटर में जो चिप लगी है वो भी खनिज से आई हुई है। ये जो कुर्सी है इसमें भी खनिज या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है। तो खनिज का महत्व मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोल की माइनिंग जो हुई, कोल के पोटेंशियल को मध्य प्रदेश ने पहचाना। आज से 15-20 साल पहले बिजली की हम बहुत समस्या से जूझते थे, आज हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन चुके। तो सिस्टम और सरकार और व्यवस्था की सजगता से कोल के पोटेंशियल को जिस तरीके से हमने पहचाना और मध्य प्रदेश में कोल के ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया, उन चिन्हित ब्लॉकों से प्रॉपर माइनिंग की गई, उन प्रॉपर माइनिंग से बिजली प्रोड्यूस की गई। आज हम वो बिजली सरप्लस होकर बिजली बेच रहे हैं। अब वो उस पर नहीं जाते कि कितनी महंगी खरीद रहे हैं, कितनी महंगी बेच रहे हैं, वो एक अलग विषय, वो पॉलिसी मैटर हो गया। तो इसी प्रकार आयरन ओर, कॉपर, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और ऐसे कई मिनरल्स हैं जिनका मध्य प्रदेश में अकूत भंडार है। और इनके दम पर मध्य प्रदेश की जीडीपी, मैं तो मध्य प्रदेश का वासी हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि नंबर 1 पे पहुँचे, लेकिन नंबर 1 ना भी पहुँचेगी तो नंबर 1 के जो स्टेट्स हैं हम उनके बराबर केवल 7-8 साल से 10 सालों में पहुँच सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन सरकार की अप्रोच क्यों नहीं दिख रही? नहीं सर, मैं ये देख रहा हूँ, मेरे को पिछले दिनों एक आनंद गोयनका जी मिले थे, बेचारे इतनी मोटी फाइल लेके घूम रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ नेताओं के कारण से अन्याय हो रहा है, मुझे यदि अनुमति मिल जाए तो मैं सरकार के खजानों को इतना दे सकता हूँ। सरकार का रुख पॉजिटिव क्यों नहीं आता? नहीं सर, सरकार का रुख पॉजिटिव है। सरकार के रुख में यहाँ अभी मैं बहुत ज़्यादा कमी नहीं निकालना चाहता। यहाँ कमी ये है 2 चीज़ों में, एक तो साइंटिफिक अप्रोच, दूसरी है प्रोफेशनल अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच ये है सर कि आज देश दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, ड्रोन कैमरास की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच लाते हैं, उससे हम डायग्नोस करते हैं कि एरिया कहाँ हैं, कितने हैं, क्या हैं, उनको चिन्हित करते हैं। दूसरी प्रोफेशनल अप्रोच, जैसे मान लीजिए जिन सज्जन का आपने नाम लिया, चूँकि वो कटनी से ही हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, उनके केस को भी जानता हूँ।
मध्य प्रदेश सरकार को ये चिन्हित करना चाहिए कि हमारी कितनी पोटेंशियल खदानें हैं जो लिटिगेशन में उलझी हैं, सुप्रीम कोर्ट में उलझी हैं, हाई कोर्ट में उलझी हैं, जो दोनों पार्टियां हैं उनका बैठ के मध्यस्थता कराई जा सकती है किसी भी मामले में। इसके लिए भी एक टीम बनाना चाहिए ना जी उनको। जी, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा जो तत्व है वो है माफिया प्लस ब्लैकमेलर। ऐसे खदान मालिकों को, ऐसे उद्योगपतियों को कौन से माफिया और कौन से ब्लैकमेलर परेशान कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनका जिस तरीके से भी इलाज चाहे सरकार करे। और उससे अच्छा तो ये है कि इसमें एक मीडिएशन की प्रक्रिया बने। तीसरा, एक प्रोफेशनल अप्रोच के चलते, जैसे आज मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खनिज के मंत्री हैं, खनिज मंत्रालय भी उनके प्रभार में है, और वो कुछ नवाचार भी कर रहे हैं, जैसे भी कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव करना चाह रहे हैं। और मैं ऐसा उनको देख करके और पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ जुनून की हद हाँ तक है, कुछ जुनून की हद तक। जी, वो कुछ नवाचार इसमें करके तारीफ करना पड़ेगी सीएम जी। की कि वो इस मामले में वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज एक बड़ा उद्योग के रूप में विकसित हो। जी, तो इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, जो सजेशन मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। जैसे केंद्र सरकार ने एक लेटरल एंट्री की व्यवस्था शुरू की कि जो जिस फील्ड का विशेषज्ञ है वो आईएएस हो या ना हो, उसकी नियुक्ति आईएएस के तौर पे केंद्र सरकार कर रही है। और इसके परिणाम भी कहीं ना कहीं अच्छे आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जब एक विशेषज्ञ होता है तो वो कुछ परिणाम देता है। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारे माइनिंग पीएस हैं, ये भी बहुत ईमानदार, डेड ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, और इनको लेकर के ही बोला जाता है कि ये भी एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए भी, हमने देखे अभी। इनके साथ में, इनके सुपरविज़न में इंडिया के टॉप 5-10% या 5-10 जो टॉप माइनिंग के ब्रेन्स हैं, इनको हायर करके एक एडवाइजरी काउंसिल बनाना चाहिए और इनको टाइम ओरिएंटेड गोल देना चाहिए कि आज आपको 365 दिन का टाइम देते हैं, 365 दिन में आपको ये लक्ष्य हमको पूरे करके आपको देना है। तो इससे जो भी रिज़ल्ट बेहतर मिल रहे हैं वो और भी बेहतर मिलेंगे। प्लस ये जो माइनिंग माफिया और ब्लैकमेलिंग वाले तत्व हैं, इनको चिन्हित करके इनका इलाज होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को सारे जो ये लिटिगेशन की प्रोसेस हैं, अधिकतम क्या है, 2 लोगों का विवाद है। आज इतनी बड़ी खदानें हैं कि दोनों जीवन भर नहीं खोज सकते। एक अगर 50 एकड़ की खदान है तो 4 लोग भी मिलकर उसको पूरा जीवन नहीं खोज सकते। आपने बहुत पॉजिटिव और बड़ी अच्छी सलाह सीएम को दी है, और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कार्यक्रम सीएम अधिकांश कार्यक्रम सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भी जो उनके साथ में समीर यादव जी रहते हैं वो उनको बताते हैं, तो ये आपका ये सुझाव उन तक पहुंचेगा। मैं कोशिश करूंगा सुझाव पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बचपन से ये सब चीजों को देखा है, राजनीति कहाँ आड़े आती है यहाँ पे। हमने मेरा सवाल पूरा हो जाए, हमने ये देखा कि एक विपक्षी पार्टी के विधायक वहाँ खनन कर रहे थे, लेकिन विपक्षी पार्टी के विधायक की फाइल बुलवा ली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आदेश को कैंसिल करता हूँ, नोटशीट मेरे पास है। 2011 में उन्होंने कैंसिल कर दी, और ये लिखा है कि आपकी खदान रिजर्व फॉरेस्ट में है। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट और रेवेन्यू फॉरेस्ट बड़ा किस्सा है यहाँ। वो विधायक परेशान हो गए, वो अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में आ गए, और तमाम सारी चीज़ के बाद में वो जो रिजर्व फॉरेस्ट था वो रेवेन्यू गांव हो गए। वो सारी नोटशीटें मेरे पास है। ये जो राजनीति इसमें खनिज में आती है, इससे कितना नुकसान होता है? ये तो ऐसे केसेस 1% से भी कम है। अच्छा, आधे % भी नहीं है। ऐसे केस 2-4 होते भी रहे तो कोई समस्या नहीं है। खनिज माफिया, जी मैं उस पर आ रहा हूँ। ऐसे केसेस 1% से भी कम है। अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश का मात्र 1% आयरन ओर जबलपुर में है, और उस जबलपुर का 1% वो सज्जन कंट्रोल करते हैं। तो वो तो विषय ही नहीं है चर्चा का। ऐसे विषय अपनी जगह हैं, पर अगर हम समग्र विकास की बात करते हैं और एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ मध्य प्रदेश डेवलपमेंट बनाते हैं, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि खनिज पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल हो, इतनी इंक्लूसिव हो कि जितने सारे लोग इसमें विवाद में उलझे हैं या खदानें विवाद में उलझे, उनको सुलझा करके उससे एक अलग तरीके का, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखिए, आज आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी लेबर के रूप में दूसरे राज्यों में काम कर रही है, ठीक है। अब इससे हमारा नुकसान क्या है, ये समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति वहाँ 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, 25,000 में 20,000 रुपये या 22,000 रुपये वो वहाँ खर्च कर रहा है, यहाँ 2 या 3,000 रुपये भेज रहा है। आज अगर हम खनिज को उस लेवल पे स्टैंड कर ले जाएं जिस लेवल पे हमारी बात है, तो एक बड़ा वर्कफोर्स हमारा वापस आएगा, ठीक है, और रेवेन्यू भी यहीं कमाएगा, यहीं खर्च करेगा।
इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और इसका दूसरा सबसे बड़ा पहलू, वो व्यक्ति जब आएगा 2-4 एकड़ ज़मीन जो उसकी खेत में है उस पर वो मन लगा के खेती करेगा तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमारे यहाँ अनाज सस्ते होंगे, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होंगी और एक साथ ये 2 इंडस्ट्री चलेंगी। तीसरा, ये जो एक जब खनिज उद्योग शुरू होता है तो इससे सिर्फ खदान मालिक को फ़ायदा नहीं होता, इससे खदान मालिक के इक्विवेलेंट फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है, प्लस वहाँ ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को होता है, प्लस वहाँ पर जो लेबर वर्ग होती है उसको होता है, खनिज के जो ट्रेडिंग करते हैं उनको होता है। तो एक खदान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। तो इस पे मेरा ऐसा मानना है कि खनिज को मजबूत करके मध्य प्रदेश की रीढ़ को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से मजबूत कर सकते हैं। और जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी एनक्लेव वो इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, तो सर रायपुर में एक भी आयरन ओर खदान नहीं है और वहाँ छोटे बड़े मिला के 300, 400, 450 प्लांट हैं। जबलपुर में 25, 30, 40 खदानें चालू हैं, होनी 300 चाहिए, बट अभी 25, 30 या 40 खदानें चालू हैं और वहाँ एक भी आयरन ओर फैक्ट्री नहीं है, आयरन की फैक्ट्री नहीं है। 10 बेनिफिकेशन प्लांट हैं, सारा रॉ मटेरियल जा रहा है जी 10 बेनिफिकेशन प्लांट है, उसमें 8 एक ही ग्रुप के हैं और यही लग जाएगा तो रॉ मटेरियल यहाँ काम आएगा। और ये पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि आपको जो माइंस दी जाएगी वो कैप्टिव माइंस दी जाएगी, आप उसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में ही करोगे। और एक और, तो ये जो मध्य प्रदेश में जबलपुर को मैंने बात बताई, इसमें जो 8-10 बेनिफिकेशन प्लांट हैं आयरन ओर को प्योर करने वाले, वो 10 में से 8 एक ही ग्रुप के हैं। और जैसा हर एक व्यवसाय में, राजनीति में होता है कि जो स्थापित होकर बैठ जाता है, जो मोनोपोली बना लेता है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा आए। तो ऐसे भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है, कौन है, या जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगी, डायलॉग करने पड़ेंगे और एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये जिले का या भोपाल का सिंगल विंडो सिस्टम है। कोई भी प्रॉब्लम है आप इस नोडल को संपर्क करिए, तो इससे हम रातों रात तस्वीर बदल सकते हैं। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि अभी हमें रेवेन्यू से कितना, टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है खनिज से, माइनिंग से, और इसमें चोरी कितनी हो रही है, ये दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यदि चोरी रुक जाए तो हमें माइनिंग से कितना मिल सकता है और अभी कितना मिल रहा है, ये चोरी रुकने के बाद कितना मिलेगा, और यदि हम माइनिंग पर फोकस कर देते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री लग जाते हैं, तो हम इस रेवेन्यू को कहाँ तक ले जा सकते हैं? सर, मैं आपके सवाल का जवाब मैं तीसरे प्रश्न शुरू करता हूँ कि मध्य प्रदेश का राजस्व कितना किया जा कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये बात मैं बोलूँगा तो आपको अतिशयोक्ति लगेगी सुनने में भी, और भी जो लोग सुनेंगे उनको भी अतिशयोक्ति लगेगी, पर मेरे पास एक व्यवस्थित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्लान है। ये रेवेन्यू हम 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू मध्य प्रदेश में सिर्फ माइनिंग से और एलाइड इंडस्ट्रीज से जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वो बता रहे हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका की टक्कर पे हम मध्य प्रदेश 8% है। मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के टक्कर में खड़ा करने के लिए सिर्फ खनिज काफ़ी है। बाकी चीज़ें तो अपने आप हो ही रही हैं, जो अच्छी हो रही हैं या थोड़ा सा मध्यम तरीके से हो रही हैं। और ये जो खनिज की चोरी हो रही है, अब खनिज की चोरी पे आते हैं तो मध्य प्रदेश देखिए, जो खनिज का चोरी का मतलब मेरा रेवेन्यू चोरी से है। जी मैं जो नेताओं के प्रभाव से उनके घरों में जो जाता है, ये सरकार के खजाने की चोरी है जो उनके घरों में जा रहा है। बिल्कुल, इस पे आप आते हैं। देखिए सर, जो खनिज है इसका प्रोडक्शन होता है दूर दराज के एरियो में। ये कोई शहर की फैक्ट्री नहीं होती जो कोई के वॉच में रहे या किसी के सुपरविजन में रहे। ये वैसी चोरी रोकने के लिए तो बहुत अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। ड्रोन, CCTVs और इस तरीके की चीज़ें जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें, सैटेलाइट, जियो मैप, ये होगा। अब चोरी कितनी हो रही है ये तो जिनकी आप बड़ी गाड़ी देखेंगे, जिनके आप बड़े जलवे देखेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि कितनी चोरी हो रही, वो बताना संभव नहीं। ईमानदारी से भी गाड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, ईमानदारी से खरीद सकते हैं, एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 10-20 जहाँ देखें समझ जाए कुछ गड़बड़ है। तो वो खैर, एक अंतिम सवाल और है मेरा जी, और वो है कि इस सिस्टम में क्या नवाचार किया जा सकता है, और यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आपको सुन रहे हैं तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए सर, नवाचार में तो काफ़ी सारे नवाचार हैं, लेकिन नवाचार की शुरुआत ऐसे होना चाहिए कि जो इंडिया में माइनिंग के टॉप 15-20 ब्रेन हैं उनको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाए। उनमें 5-7 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए, सहमति मिल जाए, उन्हें लिया जाए। हाँ, लिया जाए। इसमें इतने लोग थोड़ी है वो सारे ब्रेन आपके साथ नहीं जुड़ जाएंगे सर,
जुड़ जाएंगे वो, क्योंकि वो एक 24 घंटे की जॉब नहीं ये है इंडिया के टॉप यदि ब्रेन है तो जरूरी नहीं है एक साथ जुड़ जाए। सर। ये एक 24 घंटे का काम नहीं है ना, उनको कोई भोपाल आके बैठ के काम थोड़ी करना है। महीने में एक मीटिंग करके पॉलिसी बनानी है, उन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए टीम डेवलप करनी है, तो वो किया जा सकता है। उसमें मेरे भी टच में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं ऐसा हो, उनसे ही मैं पूछता ताछता रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि सब मेरा खुद का नॉलेज है, ये नॉलेज मैं उनसे एक्वायर करता हूँ। तो ऐसी एक एडवाइजरी काउंसिल बनानी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लिटिगेशंस का फैसला अगर आउट ऑफ द कोर्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोर्ट में क्या डिले हो रहा है, 8-10 लॉयर्स की टीम बना करके वो कोर्ट के डिले दूर होना चाहिए। कहीं अगर कोई माफिया तत्व या कई बार तो गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि ये लिटिगेशन में पड़े रहे, क्योंकि गवर्नमेंट से उनकी ट्रेनिंग नहीं बैठ पाती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये नीचे के लोग करते हैं सर। हाँ, तो नीचे वाले करते हैं तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, जो ऊपर बैठे हैं। इतना फैला हुआ है, किसी को पता ही नहीं ना कहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने उनका दर्द सुना है, आनंद गोयनका जी का। जी जी। वो जब वो एकदम भावुक हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार इतना अन्याय टाइप हो रहा है उनके साथ। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि 25 साल से सारे केसेस जीतने के बाद भी खुदा सारे केस ये तो मोटी फाइल लेके आए थे, मैं तो समझ में नहीं पा रहा था। दिस इज द टिपिकल केस ऑफ ब्लैकमेलिंग। उनके साथ एक बड़े व्यक्ति ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और उनका नाम लेना मैं भी उचित नहीं समझता, नाम लेने में मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, वो बड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनसे एक बड़ा शेयर मांगा जा रहा है। और आपको बता दूं कि वो कटनी में मेरा घर और उनका घर काफ़ी पास है, मैं उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस होंगे, मैं एक केस की बात नहीं कर रहा, ऐसे सारे केसों का निराकरण होना चाहिए। सुझाव सीएम को दे रहे थे वो कंटिन्यू करें। तो मेरा सुझाव सर ये है कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनना चाहिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की उनको एक टीम दी जानी चाहिए। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ड्रोन से, सैटेलाइट से, गूगल से सारे माइनिंग की मैपिंग हो करके हम उसमें क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या उनको सहूलियत दे सकते हैं और क्या उन के राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसका भी एक नए तरीके से पूरा खांचा तैयार होना चाहिए। और ज़िले में जितने भी जिला खनिज अधिकारी हैं, मैं नहीं मानता कि किसी भी ज़िले में इतनी खनिज टीम पर्याप्त है जो अवैध माइनिंग रोक ले या गलत तरीके से माइनिंग रोक ले। इसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के रूप में, या ज़्यादा उनको मैन पावर दे करके, उस पर काम होना चाहिए। और नीचे लेवल तक ये चिन्हित है कि कौन कौन से अधिकारी जो हैं वो छोटे फ़ायदे के लिए बड़े फ़ायदे का नुकसान कर रहे हैं, बड़े नुकसान कर रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी अगर वो 5 लाख रुपए महीने में सरकार को 200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि पहुंचा रहा है, तो ऐसे अधिकारी को आपको चिन्हित करके उसको भोपाल बैठाना पड़ेगा, और जो नया अधिकारी भेजना पड़ेगा उसको ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हें 5-10 लाख रुपए महीने के भोपाल में भी क्यों बैठाएं, आप डेपुटेशन पर कहीं और भेज दो। जरूरी है आप उनको ढूंढना जरूरी थोड़ी है अधिकारी अब ये सलाह आपकी ज़्यादा मजबूत सलाह है, मैं इतनी मजबूत सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये चिन्हित करके सर काम करना पड़ेगा। और मैं आज भी दावा करके जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय PS महोदय, अगर सिर्फ माइनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर लें तो अगले 5-10 सालों में मध्य प्रदेश कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात की टक्कर का रिच, पावरफुल, फेमस और डेवलप्ड स्टेट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आशुतोष मनु दीक्षित। इन्हें पहले भी मैंने 2-3 बार अपने स्टूडियो में बुलाया है, लेकिन पहले जो बुलाया था वो विषय बिल्कुल अलग थे। लेकिन आज ये एक ऐसा विषय है, ये खुद मुख्यमंत्री जी को समय निकाल के सुनना चाहिए। और मध्य प्रदेश के वे अधिकारी जो रेवेन्यू बढ़ाने के मामले में आगे हैं, उन्हें सुनवाना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारा मध्य प्रदेश में पर्याप्त खनिज है, लेकिन हम उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे दोहन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे सुझाव आज दिए हैं। जहाँ तक सोने की बात है, सोने वाला जो भंडारण की बात हो रही है वो एकदम गलत है, लेकिन सोने से भी महंगा हमारे पास खनिज है। और बड़ी बात आज आशुतोष मनु दीक्षित ने मुख्यमंत्री को कहा है कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा हर साल आपके रेवेन्यू की बढ़त हो सकती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना है कि ये चोरी चकारी को रोकें, एक ऐसे अधिकारियों को बिठाएं जो सकारात्मक हों। नहीं है तो आप प्राइवेट एक्सपर्ट्स को बुलाएं, टीम बनाएं, जितने लिटिगेशंस के मामले हैं उनको हल करें। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कई विकासशील जो राज्य हैं उनके बराबरी पे आके खड़ा हो सकता है, केवल और केवल खनिज के जरिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो अब इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आप स्वयं देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, और हमारे इस चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें और लोगों से कराएं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।